जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका। बांग्लादेश के मुद्दे पर हमने कई बार डिस्कशन किए, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उस डिस्कशन में कई बार अमेरिका की डीप स्टेट की चर्चा होती रहेगी, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, आप एक बार फिर से वो सारी चीज़ें घूमते हुए आपको नजर आ रही है? आपको फिर से लग रहा है तख्ता पलट होगा, फिर तख्ता पलट में कोई डीप स्टेट की भूमिका, फिर डीप स्टेट के बाद फिर कोई यूनुस की जगह कोई कठपुतली, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट होने जा रही हैं या कुछ नया होगा? सुमित जी, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है बांग्लादेश में, क्योंकि अगर हम इसको एक जियो पॉलिटिकल नजरिए से देखें और हम ये भी देखें कि ट्रंप के आने के बाद क्या बांग्लादेश में यूएस अमेरिकन पॉलिसी जो है उसमें बदलाव आने वाला है। और दूसरा ये है कि अभी जैसे आपके एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने यहाँ पे प्रेजेंट की है कि 3 ग्रुप्स बांग्लादेश आर्मी में काम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश आर्मी पॉलिटिक्स से दूर नहीं है, और अगर उसकी हिस्ट्री में भी अगर आप जाएं तो जितने भी बांग्लादेश आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आते हैं। और इसीलिए मुझे इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश के ऑफिसर्स जब भारत में ट्रेनिंग के लिए आए थे तो मैंने भी उनको ट्रेनिंग अपना दी थी। जी। उस टाइम पे मैं एक मेजर था, तो जो उनसे उस टाइम भी डिस्कशन होता था तो वो बहुत एपरेंट था कि बांग्लादेश फौज और पॉलिटिक्स का बहुत ही गहरा नाता है। और इसीलिए ये जो आपकी रिपोर्ट आई है इसमें काफी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके की गवर्नमेंट आज बांग्लादेश में है वो टोटल कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन की, और फौज के पास कंट्रोल है। और फौज जो चाहेगी, जिस तरीके से चाहेगी, बांग्लादेश उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसीलिए आपने इसको जनरल वकरुल जमान की बात की, क्योंकि प्रेजेंटली वो चीफ है और पूरी पावर आप इसको जानते हैं, क्योंकि फौजी स्ट्रक्चर को समझिए, आपके चीफ जब अपनी कुर्सी पे होता है तो वो सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो इतना आसान नहीं होगा इन दोनों लोगों के लिए, बिकॉज एक तो जो फैजुर रहमान। मोहम्मद, इसको मोहम्मद मोइन खान एक जो है, हाँ। अ, वो जीओसी 9 डिव है। तो इसको 9 डिव बांग्लादेश की जो है वो काफी नहीं, पावरफुल लेकिन रहती यहाँ है। और मैं एक सेकंड में अब इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। लेकिन जनरल साहब, जनरल जो जो फैजुर रहमान नाम है, जो फैजुर रहमान गया पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मिला, आसिम मुनीर, उसके बाद ये सारी कहानी हो रही है कि सेना के अंदर भी तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। ये आपको लगता है कि पाकिस्तान का इतना दखल अब हो गया है कि वो बांग्लादेश की सेना में भी अब तख्ता पलट करवा सकता है, और वो पाकिस्तान जो कि जहां पर खुद ही तख्ता पलट का इतिहास रहा हो? देखिए सुमित जी, एक आर्मी का स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो कंट्रोल होता है, जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो चीफ के पास होता है। अगर चीफ के पास कोई ऐसी पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, इसको चीफ ने भेजा, हम्म। ये अगर वो पाकिस्तान गया तो वो चीफ के डायरेक्शन से ही गया, और वो बहुत क्लोज माना जाता है, स्टूडेंट लीडर है महफूज आलम। हम्म। जो ये महफूज आलम है, ये एडवाइजर है आज मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट में, उसका एडवाइजर है। तो ये आईएसआई का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इसके ऊपर हम मान सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक दैट जो प्रेजेंट अभी चीफ है बांग्लादेश आर्मी के, आपको जानकारी होगी कि जून 2024 में ही जो टेक ओवर किया था, तो उनके पास 3 साल हैं। हम्म। और बांग्लादेश की आर्मी के चीफ का टेन्योर होता है 3 साल। तो इसको मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी हरकत मोहम्मद फैजुल रहमान अपना करेंगे, क्योंकि
अगर आप पास हिस्ट्री में भी चले जाइए तो बांग्लादेश आर्मी का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसमें चीफ को हटा दिया गया, कोई म्यूटनी हुई है। एक बांग्लादेश राइफल्स में 2009 में म्यूटनी हुई थी, पर उसको खत्म कर दिया गया था। तो इसको मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश आर्मी का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, क्योंकि आप जितने भी मुस्लिम कंट्रीज देखेंगे, पाकिस्तान आर्मी में भी देखेंगे, वहां पे इतना आसान नहीं है चीफ को हिलाना, क्योंकि पूरा कंट्रोल फौज का चीफ के पास रहता है और उसके लॉयलिस्ट रहते हैं, क्योंकि उसके पास पावर है। जहां पर भी आप देखेंगे पावर सेंटर के पास लोग अपने आप ही पहुंच जाते हैं। तो इसको मुझे नहीं लगता कि इसको वकर उल जमान इसको अलाउ करेंगे, और उसको अगर अलाउ करेंगे तो उसको सीधा उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है। तो जो कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम फौज में रहता है उसमें पॉसिबल नहीं होगा इसका। जो बेशक इसका आईएसआई का लिंक हो या ये उसके साथ अपना काम कर रहा हो, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा एज जो उसको मेरी एक्चुअली रीडिंग जी, बोलती है बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पर अगर राजनीतिक तख्तापलट की बात करें तो सियासी तख्तापलट की बात करें, मोहम्मद यूनुस तो फेल हो गए, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद यूनुस अगर तख्तापलट होता है, मोहम्मद यूनुस हटते, आपको लगता है कि वैक्यूम की स्थिति बनने जा रही है और उस वैक्यूम की स्थिति में बहुत हद तक असैसिनेशन का दौर भी चल सकता है, सत्ता हथियाने का दौर चल सकता है? देखिए सुमित जी, अगर बांग्लादेश की हालत, जो उसकी इकोनॉमिक हालत है, ऑलरेडी एक्चुअली खराब हो चुकी है। आपने अरकान आर्मी का आपने देखा कि वो जो अटैक्स इस कॉक्स बाजार की तरफ आपने देखा, अटैक्स शुरू हो चुके हैं, और रोहिंग्यास का इन्फ्लुएंस और इन्फ्लक्स ऑलरेडी बांग्लादेश में आने लग गया है। अब ऊपर से यूएस ने अपनी एड बंद कर दी है और 90 डेज के लिए इसको फ्रीज कर दिया है। जो खास तौर पे रोहिंग्यास को जो पैसा इनको चाहिए, जितने भी रेफ्यूजी कैंप्स है, ह्यूमैनिटेरियन, आपकी हेल्थ स्कीम्स, आपका कैंसर स्कीम्स, आपकी एड स्कीम, इसमें बांग्लादेश के ऊपर बहुत, क्योंकि पूरे एशिया में बांग्लादेश एक ऐसा इकलौता देश है जिसको मैक्सिमम यूएस एड मिलती है। और ऊपर से जब उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बंद होगी, भारत के साथ विवाद हो गया, अदानी ने अपना पावर भी देना बंद कर दिया, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वहां पे वो सारी अपनी रीलोकेट हो रही हैं। तो जब लोग ये देखेंगे, गुर्बत आने लग जाएगी, जब इसको महंगाई आपकी बढ़ने लग जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी, आप देखेंगे कि लोग सड़कों पे आएंगे। और जैसे आपकी न्यूज रिपोर्ट भी बता रही है कि लोग ये इस बगावत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। और दूसरा, जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स हम सुन रहे जी। हैं, ट्रम्प बांग्लादेश की प्रेजेंट पॉलिसी या प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, इसमें कोई भी हमको शक नहीं होना चाहिए। जी। और बाइडेन की जो पॉलिसी है, और जो डोनाल्ड लू यहाँ पे आए थे और जो भी हरकत अपने करके गए हैं, मुझे लगता है ट्रम्प इसको रिवर्स करेगा और वो भारत के फेवर में जाएगा। और रिवर्स और की आने पहली वाले कड़ी के तौर पर हम देख सकते हैं कि यूएस एड बंद करना, हालांकि वो तमाम उन सभी देशों के लिए बंद कर दिया, मिस्र और इसराइल को छोड़कर, लेकिन बांग्लादेश जैसे देश जहां पर अस्थिरता का दौर अभी है, वहां पर यूएस एड बंद होने की वजह से और अस्थिरता का दौर बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी ये भारत के साथ ट्रेड रिलेशन पर डिपेंड है। यहाँ पर सुमित पीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुमित जी, ये मौजूदा स्थिति राजनीतिक तौर पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, मेजर जनरल साहब कह रहे हैं कि सेना में चूंकि इतना आसान नहीं है तख्ता पलट हो जाना, लेकिन राजनीतिक तौर पर तख्ता पलट होता है। शेख हसीना गई तब भी वकारुज्जमा हैं सेना प्रमुख, और शेख हसीना थी तब भी वो थे, और अब मोहम्मद यूनुस जाते हैं, मोहम्मद यूनुस आ गए तब भी सेना प्रमुख वकारुज्जमा ही हैं, और उनके जाने के बाद भी वकारुज्जमा ही रहेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर कोई आता है तो उसके पीछे एक बैकअप सेना का रहता है। यहां सेना के बैकअप के वजह से ही कोई आएगा, या आपको लगता है कि सेना को चेंज करके फिर राजनीति बदली जाएगी? सबसे पहले तो सुमित भाई, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश में बड़ी विकट परिस्थिति हो गई है, क्योंकि अभी बांग्लादेश का माई बाप कोई नहीं है। एक टाइम था कि अमेरिका संघ के संरक्षण पे ये चलता था, डोनाल्ड वगैरह थे पिक्चर में।
आज के डेट में अगर ये चल रहा है तो ये चीनियों के संरक्षण पे चल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ढाका के हवाई अड्डे पे अब भी एक एयरपोर्ट एक जहाज है विद इवैक्यूएशन टीम, जो यूनिस ने अपनी सुरक्षा के लिए रख रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो देश छोड़ के वो या तो म्यांमार भागेगा या थाईलैंड या कहीं साउथ एशिया का कोई देश हो सकता है, मलेशिया भी हो सकता है, जहां ये भागे, जहां चीनियों की सत्ता अच्छी खासी चलती है, चाइना की। यहाँ अभी हिजबुल अपना कमांड, हिजबुल तहरीर अपना जो वर्चस्व वो नहीं छोड़ना चाहती, जमात अपना हिस्सा चाहती, स्टूडेंट अपना हिस्सा चाहते, पाकिस्तान का ऐसा अपना इंटरेस्ट चाहता, और जो बाकी अलगाववादी शक्ति है वो अपना हिस्सा चाहती है। यहाँ अफगानिस्तान जैसी परिस्थिति होती है, हर एक को इस लूट में से माले गनीमत चाहिए, अपने अपने हिस्से का माल चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में कौन क्या हो जाए कुछ नहीं पता। वकारुज़्ज़मान की आप बात कर रहे थे सुमित भाई, क्या ये कहना गलत होगा? ये वकारुज़्ज़मान वही है जिसको 8 महीने पहले शेख हसीना ने आर्मी का चीफ बनाया था। क्या ये कहना गलत होगा? ये वही आदमी है जो ये उसका जीजा है। ये जीजा साली का रिश्ता है ना आपस में। और जी। कहते हैं शायद इसी के कारण उसको जिंदा छोड़ दिया, इसी के कारण शायद जिंदा छोड़ दिया। इस्लामिक देशों में विद्रोह होना, खून बहना कोई बड़ी बात नहीं होती, जब इसमें खासकर मुल्ला मिलिट्री नेक्सस हो जाए और भी चीजें संभव है। और आपको एक और बात बताऊं सर, यहाँ पे अगर मुल्ला मौलाना की चलनी है, अगर इस्लामिक हेजेमनी चलनी है, लोगों का गरीब होना जरूरी है। जिस देश में जितनी गरूबत होती है उसमें मुल्ला मौलानाओं की उतनी ज्यादा चलती है, और इस मुल्ला मौलानाओं के दम पे ही लोग शासन प्रशासन करते हैं। अगर पाकिस्तान में मिलिट्री की चलती है तो मिलिट्री के आज सबसे बड़ा समर्थक कौन है? मुल्ला मौलाना। अब उनमें से तो एक वो राजनीति में भी आ गए कुछ लोग, बट मुल्ले मौलाना बहुत बड़ा टूल होते हैं इनको चलाने को, और गुर्बत इनके लिए खाद है। जो इस ये जो इनका फॉलोइंग है, ये जो इनके लिए जो है ना, वो पावर जो देती है इनको, वो देती है। इन लोगों को डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को सत्ता तो चाहिए, आप और ये उसके कह लिए रहे हैं कि एक और पाकिस्तान हमारे सर बगल बन में रहा तैयार हो गया है। हो गया है सर जी। और ये समझिए कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हम पीओके की तरफ से देख रहे थे, अब यहां से भी देखने को मिलेगा। जी आप देखिए, मैं सुमित भाई आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले की बात है, आईएसआई के चीफ रात को एमिरेट्स के जहाज में बैठ के उतरते हैं बांग्लादेश। उनका आदर सम्मान होता है। यहाँ पाकिस्तान से कंटेनर आ रहे हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा, अलग से डॉक में रखा जा रहा है। उस दिन पूरी डॉक की जो इनका जो सी यार्ड है, शिप यार्ड है, उसकी टीम को बदला जाता है। पाकिस्तान से आने वाले माल में कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। अचानक 42 दिन में 2 शिपमेंटें आती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एक बार में 65 लोग, एक बार में 100 लोग आके बांग्लादेश में गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान से होने वाले जो मिलने वाले वीजा वो 4 गुना 5 गुना हो गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का आना, पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ का आना, इनके इनके बांग्लादेश के चीफ और एनवॉय का पाकिस्तान के हाई कमीशन से मिलना, खालिदा जिया के रिहा होने के बाद विद इन 5 दिन इनका एनवॉय उससे जाके उस पे घर पे मिलता चुपचाप। अगर आप इन सब चीजों के तार जोड़ेंगे, एक चीज है, यही है केवल कि हम भारत के लिए अलगाववाद और आतंकवाद का कीड़ा यानी कि जहादियों की नस्ल बांग्लादेश में बोके जाएंगे। कल को कोई भी आए, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ से भी भारत को तंग करें, यहाँ से भी तो इस भारत को लिहाज तंग से करें। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है मौजूदा स्थिति, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, और इस चुनौती से यकीनन भारत निपटने में जुटा हुआ है। और दशकों से हम, पाकिस्तान की हालत तो है ही खराब, अब बांग्लादेश भी अगर इस तरह से जिहादियों के चंगुल में फंस चुका है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो भारत के लिहाज से एक बड़ी चुनौती। लेकिन यहाँ चुनौती और ज़्यादा बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 4100 किलोमीटर से भी ज़्यादा का